नमस्कार। मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का इस यूट्यूब चैनल एनजे सोशोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको सोशल एंथ्रोपोलॉजी का फैमिली टॉपिक का एक पार्ट, टाइप्स ऑफ फैमिली, परिवार के प्रकार, इस विषय के ऊपर आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। और इससे पहले कि हम टॉपिक को स्टार्ट करें, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। और स्टार्ट करते हैं टॉपिक। परिवार के प्रकार, टाइप्स ऑफ फैमिली। परिवार के सभी समाजों में अलग अलग प्रकार होते हैं और हर समाज में परंपरागत रूप से परिवार का कोई ना कोई एक स्वरूप पाया जाता है, एक प्रकार पाया जाता है। और हर संस्कृति, क्षेत्र विशेष, धर्म और जाति विशेष और स्थान विशेष के अनुसार परिवार के प्रकारों में अंतर देखने को मिलते हैं। तो विभिन्न समाजों में परिवार के जो अनेक रूप हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो है, संख्या के आधार पे। संख्या के आधार पे हम देखते हैं कि केंद्रीय, मूल, नाभिक या दाम्पत्य परिवार, जिसको हम प्राइमरी या न्यूक्लियर परिवार कहते हैं, ये परिवार का जो है सबसे छोटा रूप है और जिसमें एक पुरुष, एक स्त्री और उनके अनेक आश्रित बच्चों से मिलकर बना होता है। इसमें अन्य रिश्तेदारों को सम्मिलित नहीं किया जाता, यहाँ तक कि बच्चे भी जो अविवाहित होने तक ही इसके सदस्य होते हैं। दूसरा है जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। एक संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं। उनकी संपत्ति सामूहिक होती है और एक ही रसोई से बना भोजन करते हैं, सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं और परस्पर किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से वो संबंधित होते हैं। जिसे जेडी मैन ने अपनी पुस्तक हिंदू लॉ एंड कस्टम में मालाबार के नायरों में प्रचलित संयुक्त परिवार, जिसे थारवाड़ कहते हैं, को इस व्यवस्था का एक पूर्ण उदाहरण माना है। हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरे भाई, उनकी पत्नियां, बच्चे, विधवा बहनें और बेटियां सभी होते हैं। हिंदुओं में विशेषतः ग्रामों में संयुक्त परिवार का प्रचलन अधिक है। नेक्स्ट है विस्तृत परिवार। इस प्रकार के परिवार में सभी रक्त संबंधियों और अन्य संबंधी भी सम्मिलित होते हैं। ये एक पक्षीय, मातृ पक्ष या पितृपक्ष या द्विपक्षीय भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है निवास के आधार पे। निवास के आधार पे यानी कि विवाह के बाद दंपति का निवास स्थान कहाँ हो, इसी आधार पर परिवारों का वर्गीकरण किया गया है। उसमें पितृस्थानीय परिवार, जिसमें विवाह के बाद पत्नी अपने पति और उसके माता पिता के साथ रहने लगती हैं, उसे हम पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। और नेक्स्ट है मातृ स्थानीय परिवार। इसमें विवाह के बाद पति पत्नी के साथ उसके माता पिता के निवास स्थान पर रहने लगता है, उसे मातृ स्थानीय परिवार कहते हैं। और नव स्थानीय परिवार, जिस जब है ना, पति पत्नी विवाह के बाद पति पक्ष और पत्नी पक्ष दोनों के साथ ही नहीं रहते हैं, वरन अलग नया घर बना के रहते हैं। नेक्स्ट है मातृ पितृ स्थानीय परिवार। और इस प्रकार मामा स्थानीय परिवार, द्विस्थानीय परिवार, ये परिवार के अलग अलग स्वरूप है। और नेक्स्ट जो बेस है, अधिकार के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑथोरिटी, यानी कि परिवार में माता पिता में से किसकी सत्ता चलती है या किसके अधिक अधिकार प्राप्त हो, इस आधार पे परिवार को 2 भागों में बांटा गया। एक है पितृ सत्तात्मक परिवार, दूसरा है मातृ सत्तात्मक परिवार। यानी कि संपत्ति जो है, सत्ता और अधिकार पिता और पुरुषों के हाथ में होते हैं, तो वो पितृ सत्तात्मक परिवार है। और यदि इसके विपरीत ये संपत्ति और अधिकार अगर माता के हाथ में है, तो वो मातृ सत्तात्मक परिवार कहलाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि परिवार के बहुत सारे प्रकार हैं। उसमें एक प्रकार है उत्तराधिकार के आधार पे है। मतलब अधिकार की तरह ही एक ही परिवार में संतानों का पद आदि दिए जाने का जो क्रम भी होता है, वो पितृपक्ष के पुत्रों या मातृपक्ष की लड़कियों को दिया जा सकता है। इस आधार पर परिवार के 2 प्रकार होते हैं, पितृमार्गी परिवार और मातृमार्गी परिवार। और नेक्स्ट है वंश नाम के आधार पे, यानी परिवारों का वर्गीकरण वंश नाम के आधार पे भी किया जाता है। वंश नाम के जो नियम है, एक व्यक्ति को जन्म से ही किसी विशिष्ट संबंधी समूह से संबंध करते हैं। उसके प्रकार है पितृवंशीय परिवार, मातृवंशीय परिवार, उभयवयी परिवार, द्विनामी परिवार, ये अलग अलग परिवार प्रकार है ना। इसी प्रकार हम देखते हैं कि विवाह के आधार पे भी परिवार के अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। इसमें पहला प्रकार है एक विवाही परिवार। एक विवाही परिवार एक पुरुष में एक स्त्री के सम्मिलन से बनता है। इसमें पति पत्नी और उसके विवाहित बच्चे होते हैं
और एक वही परिवार में पुरुष को एक समय में विवाह तो केवल एक स्त्री से ही करने दिया जाता है, परंतु उसे रखने की आज्ञा हो सकती है। और पत्नी की मृत्यु के बाद पुरुष या पुरुष की मृत्यु के बाद स्त्री पुनः विवाह कर सकते हैं। इस प्रकार बहुविवाह परिवार होते हैं। ऐसे परिवार में एक समय में एक से अधिक यौन साथी स्वीकृत होते हैं। और इसी क्रम में है बहुपत्नी परिवार। जब एक पुरुष को एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने की स्वीकृति होती है तो उसे बहुपत्निक परिवार कहते हैं। जैसे भारत में नागा, वेंगा और गौंड जनजातियों में बहुपत्नी परिवार पाए जाते हैं। इसी क्रम में है बहुपति विवाह परिवार। जहाँ एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो उसे बहुपति विवाह कहते हैं। इसके दो रूप है। एक वह परिवार जिसमें सभी भाई मिलकर एक स्त्री से विवाह करते हैं, जिसे भ्रात बहुपतिक परिवार कहते हैं। और दूसरा है अभ्रात बहुपतिक परिवार, जिसमें पति एक दूसरे के भाई नहीं होकर अन्य रिश्तेदार भी हो सकते हैं। इस प्रकार के परिवार हम देखते हैं कि जौनसार बाबर के खस, नीलगिरी की टोडा और कोटा, मालाबार के नायर और तिब्बत में पाए जाते हैं। इसी क्रम में है समूह विवाह परिवार। जब कई भाई या पुरुष मिलकर किस स्त्रियों के एक समूह से विवाह करें और सब पुरुष सब स्त्रियों के समान रूप से पति हो तो उसे हम समूह विवाही परिवार कहते हैं। और परिवार के कुछ अन्य स्वरूप भी हैं, जैसे कि जन्म मूलक परिवार, यानी कि वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है और जहाँ उसका पालन पोषण होता है वो उसका जन्म मूलक परिवार कहलाता है। और नेक्स्ट है प्रजनन मूलक परिवार। ऐसे परिवार का निर्माण व्यक्ति विवाह के बाद स्वयं करता है और इसमें एक पुरुष, उसकी पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं। एक परिवार और है समृक्त परिवार। ये लिंटन ने परिवार के दो प्रकार बताए थे, समृक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार। समृक्त परिवार में सभी सदस्य रक्त से संबंधित होते हैं और कोई भी विवाह संबंधी उसमें नहीं रहता है। उदाहरण के लिए नायर परिवार, जो कि मातृ सत्तात्मक है, में पति यदाकदा ही पत्नी के यहाँ आकर रहता है और अधिकांश से एक स्त्री के सभी वंशज ही इसमें रहते हैं। और ऐसे परिवार की सदस्यता व्यक्ति को जन्म के आधार पर प्राप्त होती है। नेक्स्ट है विवाह संबंधी परिवार। ऐसे परिवार में रक्त संबंधी और विवाह संबंधी दोनों ही साथ साथ रहते हैं, परंतु यह मुख्य जोर रक्त संबंधी पर दिया जाता है। और वर्तमान में पाए जाने वाले एक वही परिवार जिसमें स्त्री पुरुष साथ साथ रहते हैं वो विवाह संबंधी परिवार होता है। एक परिवार का और प्रकार है प्रेत परिवार, घोस्ट फैमिली। इस प्रकार के परिवार का उल्लेख इवान स्पिचर्ड ने किया था, जो कि अफ्रीका की न्यूर जनजाति में प्रचलित है। अफ्रीकी जनजातियों में ये विश्वास है कि प्रत्येक को विवाह करने का अधिकार है, जिससे उसका वंश कायम रह सके। कभी कभी विवाह से पूर्व भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी पुरुष के केवल लड़कियां ही होती है, उस लड़के बड़े होने से पूरी मर जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में उसके निकटतम बंधुओं का ये कर्तव्य होता है कि वे मर्द पुरुषों के नाम पर विवाह करें और ऐसे विवाह से उत्पन्न संतानें मृतक की मानी जाती है। न्यूर लोगों मतलब उसका एक नाम के आधार पर विवाह किया जाता है। भौतिक रूप से वो नहीं होते हैं लेकिन उनके नाम से विवाह किया जाता है और संतानें जो होती है वो उस व्यक्ति के नाम से जानी जाती है। इसलिए इस पति का भी कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, किसी अन्य संबंधी को उसके लिए भी प्रेत विवाह करना होगा। ये न्यू लोगों में एक विवाह प्रथा प्रचलित होती है। इवान स्पिचर ने न्यू लोगों की में विवाह की संख्या भी उतनी पाई जिसकी संख्या साधारणतः विवाह की होती है। और एक प्रेत परिवार में प्रेत पिता, उसकी पत्नी, उनके बच्चे और रिश्तेदार जो प्रेत के प्रति उत्तरदायित्व निभाने के कारण होते हैं, उसके जनक हैं, वो रहते हैं। तो ये परिवार के बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं जिनका आधार होते हैं संख्या के आधार पे, निवास के आधार पे, वंश नाम के आधार पे, उत्तराधिकार के आधार पे और इसी प्रकार विवाह के आधार पे ये परिवारों के समाज में अनेक रूप पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि जैसे बहुत सारे जनजातियाँ हैं जिसमें जो नायर परिवार है, नायर जो है मालाबार के नायर में मातृ सत्तात्मक परिवार पाया जाता है। इसकी प्रवृत्ति जब संयुक्त होती है तो उससे मलयालम भाषा में थारवाड़ या तारवाड़ कहते हैं और एकाकी परिवार को तावज्जी कहते हैं। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो खासी गारो परिवार है, गारो जनजाति असम में निवास करती है। गारो लोग मातृ सत्तात्मक होते हैं और ये अपनी उत्पत्ति जो है किसी स्त्री पूर्वज से मानते हैं।
वंश क्रम जो है मातृ पक्ष से निर्धारित होता है और विवाह के बाद पति पत्नी के घर जाकर निवास करता है। उत्तराधिकार पुत्रों को नहीं वरन पुत्रों को ही मिलता है। इस पर हम देखते हैं कि जो खासी है, खासी जनजाति आसाम में निवास करती है और ये मातृ स्थानिक और मातृ वंशीय होती है। पारिवारिक धर्म सामान्य समाधि या परिवार के सदस्यों की अस्थियां मृत्यु के बाद रखी जाती है। इसमें भाग लेना ऐसा कार्य है जो सदस्यों को एक सूत्र में बांधते हैं। और अन्य मातृ सत्तात्मक परिवारों की तरह स्त्रियों की संतानें ही परिवार की सदस्य होती है, अर्थात संपत्ति भी स्त्रियों में ही स्थानांतरित होती है। खासी जनजाति में हम देखते हैं कि मातृ सत्तात्मक स्वरूप पाया जाता है। गारो में भी मातृ सत्तात्मक पाया जाता है। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो उत्तराधिकारी को नाकोना और उसके पति को नोक्रोम कहा जाता है गारो जनजाति में, और अन्य पुत्रियों के पति को चौबारी कहा जाता है। और पति जो है पत्नी की इच्छा अनुसार गृह व्यवस्था चलाने में सहयोग देता है। सबसे छोटी पुत्री या उत्तराधिकारी ही परिवार की धार्मिक आजादी क्रियाएं संपन्न करती है। ये सब कुछ गारो परिवार में देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि समाज के अंदर सभी जनजातियों में और सभ्य समाजों में, आधुनिक समाजों में, नगरीय समाजों में, ग्रामीण समाजों में परिवार के अलग स्वरूप पाए जाते हैं और ये स्वरूप समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन भी होता रहता है, जो हम अध्ययन के आधार पर समझ पाते हैं। आपने इस वीडियो को देखा और सुना, इसके लिए धन्यवाद।